ठीक है, रोटेशनल मोशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो इसमें एक्चुअली में हमें जानना क्या होता है या सीखना क्या होता है। अभी तक हमने जितना मोशन सीखा हुआ या किया हुआ है वो सब क्या किया है, हमने लीनियर मोशन सीखा हुआ है। ठीक है, कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमने पुश कर दिया तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा अंडर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर ये पाथ में किसी से कोलिजन होगा, कुछ होगा, तो डिपेंड ऑन टाइप कि किस टाइप का कोलिजन है, इलास्टिक है कि इनलास्टिक है, इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और बाकी प्रिंसिपल सब एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, ये चीजें हमने सीखी हुई हैं। अब हमें क्या सीखना है, हमें अच्छा एक और बात, अभी तक हम जो भी काम कर रहे हैं तो उन सब में हमने सिंगल पार्टिकल सिस्टम को लेकर के चले। क्या चले हम? सिंगल पार्टिकल सिस्टम। इसका मीनिंग ये हो गया कि सिस्टम तो कुछ है ही नहीं, कहने के लिए है खाली सिंगल पार्टिकल, यानी जो भी चीजें हैं हमारे पास में उसको हमने एक सिंगल पार्टिकल की तरह, सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। ठीक है, ओके। जैसे बाल है हमारे पास में या कोई व्हीकल है, कुछ भी है, उसको हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया था अभी तक। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या होगा, इस चैप्टर में आने से पहले, इस चैप्टर में आने से पहले जो है हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि जो भी बॉडी या ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। क्या होता है? वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और अंडर एनी फोर्स या अंडर एनी मोशन ये सारे के सारे पार्टिकल इंडिविजुअली बिहेव करते हैं। कैसे करते हैं? ये इंडिविजुअली बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इन सब का कलेक्टिव मोशन लेकर के जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट में जो कि इस तरीके से सीम हो या ऐसा फील हो कि हमने इन सारे पार्टिकल पे जो कुछ लगाया हुआ उसका रिजल्टेंट जहां पे आपको फील हो रहा हो या लग रहा हो, ठीक है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम जब पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स तो रिजिड बॉडी का मीनिंग हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि रिजिड बॉडी का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का मीनिंग यही है कि हम अब जब भी कोई चीज कंसीडर करेंगे तो हम इस बात को दिमाग में रखेंगे कि बॉडी है जो कि बहुत सारे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, और उसके पूरे पूरे सिस्टम का अगर मोशन जानना है तो उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन को अगर हम जान लें तो हम वो सारी चीजें जान जाएंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास में अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना दिमाग में रखेंगे, बाकी रिजिड बॉडी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर हाँ बेटा। सर एक बार रिजिड बॉडी की डेफिनेशन लिखवा दो। रिजिड बॉडी लिखो, लिखा दे रहे हैं, लिख रहे हैं अभी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या होती है इसकी डिफिनेशन नोट कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स rigid body is defined as a system of particle, as a system of particles in which distance between each pair of particles, in which distance between each pair of each pairs of particle each pair of particles
remain constant with respect to time. ठीक है, which means the shape of, which means the shape and size do not change during motion. ओके, ओके। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई बॉडी से ने बताया कि वो अब क्या मानेंगे कि दैट इज मेड ऑफ मैनी पार्टिकल्स, है ना, दैट इज मेड ऑफ मैनी पार्टिकल्स, एनी सिस्टम इज मेड ऑफ मैनी पार्टिकल्स। अभी तक हम क्या मान रहे थे, वो एक ही उसको मान के चल रहे थे। और इसकी कंडीशन क्या है इसमें कि डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, 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 है ना, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, सर इसके हाँ बोलो सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम समझ नहीं आया है। एक मिनट बता रहे हैं। इसके और इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में, या इसका इसके रिस्पेक्ट में, या इसका इसके रिस्पेक्ट में, मतलब क्या है कि ये जो सारे पार्टिकल्स हैं इनका डिस्टेंस आपस में चेंज ना हो, जो जहां पे है वो वैसे ही रह जाए, कहने का मीनिंग ये है। ठीक है, अब विद टाइम का मतलब ये हो गया जैसे कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई बॉल रखा हुआ है, सॉलिड बॉल है ना, कोई सॉलिड बॉल है। तो सॉलिड बॉल को आप चाहे दिन में 1 बजे देखोगे, चाहे दिन में 5 बजे देखोगे, चाहे 8 बजे देखोगे, उसके जो पार्टिकल जहां पे थे वहीं पे रहेंगे, है ना। आप सॉलिड बॉल ले लो, उसके ऊपर कोई साइन बना दो एक जगह पे, यहाँ पे ऐसे एक साइन यहाँ पे बना दो, है ना। तो आप चाहे 1 बजे इसको मेजर करो, चाहे 2 घंटे बाद मेजर करो, चाहे 20 घंटे बाद मेजर करो, चाहे 100 घंटे बाद मेजर करो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ओके, ठीक है, बात समझ आ गई नहीं। एक होता है आपने 2 बॉल रख दिया, बॉल ए एंड बॉल बी, है ना, ठीक है, बॉल ए एंड बॉल बी आपने रख दिया, और क्या कर दिया आपने, इसको कुछ मोमेंटम दे दिया, कुछ मोशन दे दिया आपने, ठीक है। इसको यहां से लेकर आप यहां चले गए, तो इसको यहां से यहां लेकर के जाएं, तो इस बात की गारंटी अब नहीं है ना कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम ही रहेगी। डिपेंड ऑन कि किसका मास कितना है, उस हिसाब से उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा कम हो जाएगी, और इनके बीच के डिस्टेंस जो यहाँ पे थी वो यहीं पे सेम नहीं रह सकती ना। लेकिन इस बॉल को आप चाहे यहाँ से यहाँ ले जाओ, कहीं भी लेके चले जाओ, इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, है ना, क्योंकि इसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा टाइम के साथ में। ठीक है, डू नॉट चेंज, ठीक है, ओके। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो आपको मोशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, कि अगर इवन आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है, आप इस बॉल से खेल भी रहे हो, तो खेलने के बावजूद भी इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया मनस्वी। यस सर। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये निकालेंगे, जो को हमें मोशन में डालना है, तो मोशन में डालना है तो उसके टर्म में समझना पड़ेगा हमको। तो उसके टर्म में समझने के लिए ये है कि जब इनका जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस नहीं चेंज होनी है, ठीक है, तो इसके और क्या रिजल्ट, इसका मीनिंग हुआ कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब जब दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस सेम रहनी है, तो इनके बीच जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी, ठीक है, वो कोई नहीं, मतलब जीरो होगी, मतलब देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी इन पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, जो टर्म हमें यूज करना पड़ेगा आगे लिख लो, फॉर एवरी पेयर ऑफ पार्टिकल्स
फॉर एवरी पेयर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लड्डू के दाने ले लो, लड्डू ले लो ना, ठीक है, तो लड्डू में छोटे छोटे दाने होते हैं, है ना, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर। हाँ आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। ओके, तो लड्डू में छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है। अब अगर वो आपके टूटे ना, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा फिक्स होगा, तो इस तरीके से आपका रिजिड बॉडी हो जाएगा वो, है ना। तो अब चूंकि हर जगह तो दाने हमको दिख नहीं सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने फ्रिज रखी है, टेबल रखा है, तमाम चीज रखा हुआ है, तो इनके पार्टिकल भी रिजिड पार्टिकल है, क्योंकि इनका शेप और साइज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अब इसमें हम इंडिविजुअल पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि जो बॉडी बनी है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ओके, तो फॉर एवरी पेयर ऑफ पार्टिकल्स इन ए रिजिड बॉडी, इन ए रिजिड बॉडी, there is no velocity of separation. Or approach, or एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है, ये नोट कर लिया इतना। हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ, एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। एक रिजिड बॉडी ले लिया हमने, दो पार्टिकल ले लिए, पार्टिकल ए ले लिया एंड पार्टिकल बी ले लिया। दिस इज पार्टिकल ए एंड दिस इज पार्टिकल बी, एंड लेट्स से इसकी वेलोसिटी v1 है या va है, और इसकी वेलोसिटी bv है इस डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी va है, इसकी वेलोसिटी bv है, and this angle is θ1 and this angle is θ2, ठीक है। तो ये velocity of A and B, the velocity is good. A and B with respect to the ground are BA and BB, ठीक है ना। If the above body is rigid body, if the above body is rigid body, तो क्या सिचुएशन बनेगी? तो सिचुएशन ये बनेगी कि इनके कंपोनेंट हमें ब्रेक करने पड़ेंगे। कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ऐसे ब्रेक होगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मैं यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ इसको। Sir, हाँ sir, theta is angle था ना?
हाँ हाँ थीटा एंगल्स है। सर थीटा 2 दोनों आपने लिए हैं, इसके ये लिए थीटा कितना? 1 है। और सर थीटा 2 सर वो कहाँ पे है? ये एंगल थीटा 2 है, ठीक है। ये थीटा 2, ये थीटा 1 है। तो ये थीटा 1 है, तो इसको इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर देंगे हम। तो इधर क्या बन जाएगा, बी ए साइन थीटा 1, और इस कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, बी ए cos थीटा 1। बीबी का डायरेक्शन हमारा इधर है, और ये एंगल थीटा 2 है। अगर ये एंगल थीटा 2 है हमारे पास में, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते तो थोड़ा और अच्छा दिखता है। ये हमें काम करें, इसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं। बीबी ये थीटा 2 है, तो इसको ब्रेक करेंगे थीटा 2 को, तो कैसे ब्रेक होगा ये सर ये जो आपने जहाँ 90 डिग्री लिखा है यहाँ पे थीटा 1 नहीं होना चाहिए। अरे रुक जा बेटा, ये बीबी ये साइन थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब बताओ कहाँ पे थीटा 1 करना है हमको। सर ये जो आपने नीचे डायग्राम बनाया है जहाँ पे 90 वी एस साइन थीटा के आगे लिखा है। ये बी, ये डायग्राम ना, यस ये सर। के साथ में परपेंडिकुलर बनाया गया, ऐसे ही है, इस पे परपेंडिकुलर बनाया गया ये, अच्छा ठीक उसका है। नहीं है, ठीक है। हाँ इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। यस सर। कभी भी किसी वेक्टर को ब्रेक करना होता है तो क्या करते हैं, उसको उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे ब्रेक कर देते हैं। ये वाला cos कंपोनेंट हो जाता है, और ये वाला साइन कंपोनेंट हो जाता है। जैसे बी ए को ब्रेक किया यहाँ हमने ना, ये बी ए को, तो ये ऐसे ये परपेंडिकुलर बना लिया हमने यहाँ पे इसका, ये है ना, और इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ये अपना यस बेस कंपोनेंट हो गया, ये अपना परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। उसी तरीके से बीबी बी टू को भी ब्रेक कर दिया, बी ए साइन थीटा और बीबी कॉस थीटा। ओके, तो इफ द एबव बॉडी इज ए रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, दोनों का जीरो होगा। कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं होगा। तो इसका मीनिंग ये तभी पॉसिबल है जब आपका बी ए कॉस थीटा 1 इक्वल टू बी बी कॉस थीटा 2 हो, है ना, क्योंकि बी की तरफ में ये इसी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है ना। तो अगर ये रिजिड बॉडी है तो आपको ये रिलेशन मिलेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, with respect to any particle of the rigid body, with respect to any particle of the rigid body, the motion of any other particle with any other particle of that body, any other particle of that body, that body means rigid body की बात कर रहे हैं, ठीक है। that body is circular, is circular,
ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि सेंटर से किसी भी पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो रिजिड बॉडी में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि इनके बीच में कोई भी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच नहीं होगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इनमें मूवमेंट होगा किसी एक डायरेक्शन में तो वो सेम स्पीड से होगा, सेम वेलोसिटी से होगा। ठीक है। दूसरी बात है कि किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे पार्टिकल के अगर मोशन को आपको जानना है या देखना है तो आपको ये देखना है कि उसका मोशन हमेशा क्या होगा, उस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में सर्कुलर होगा। ओके। मतलब कहने का साफ ये है कि दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा अगर वो रिजिड बॉडी है तो। ठीक है। जैसे आपके टेबल पे दो पार्ट होते हैं, पहला दूसरा पार्ट जहां वहीं पे रह जाते हैं। आपके घर में पिलर्स लगे होते हैं, जो पिलर जहां पे है वहीं, जब बना था तब भी वहीं पे है, आज भी वहीं पे है ना। ठीक है। वो रोज सुबह शाम दोपहर के हिसाब से चेंज नहीं होता है, कि हो रहा चेंज? हेलो, नहीं सर। नहीं हो रहा ना। तो रिजिड बॉडी मतलब वो बॉडी जिसका शेप और साइज टाइम के साथ चेंज ना हो। तो शेप एंड साइज क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं उस जिनसे बनी हुई रिजिड बॉडी, उनके बीच में जो है कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। अगर उनके बीच का डिस्टेंस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो शेप एंड साइज भी चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है। जैसे बैलून, तो आप बैलून को क्या कहें, आप नहीं कह सकते हो कि रिजिड बॉडी है, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ता है, कुछ पड़ता है तो उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर चेंज होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल जो अंदर होते हैं उनके बीच का वो डिस्टेंस चेंज हो सकता है। ठीक है। क्लियर? तो कुल मिला करके आपको ये मान के चलना है कि हम सॉलिड बॉडी की बात कर रहे हैं। रिजिड बॉडी का मतलब हम सॉलिड ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करेंगे यहाँ पे खाली। ठीक है। लिक्विड या गैसियस मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे मोशन में हम। ठीक है। क्लियर? यस सर। चलिए, तो रिजिड बॉडी अभी तक जब आपने अपने बॉडी को सिंगल पार्टिकल माना हुआ था तो उसका मोशन जो आप देख रहे थे वो सिर्फ एक मोशन कर रहा था। कौन सा मोशन कर रहा था? वो लीनियर मोशन कर रहा था खाली। क्या कर रहा था? लीनियर मोशन। इस मोशन को हम ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन बोलते हैं। मतलब अलोंग एक्स एक्सिस पॉइंट ए पे था, ये पॉइंट बी पे पहुंच गया, या अलोंग वाई एक्सिस पॉइंट ए पे था, पॉइंट सी पे पहुंच गया, अलोंग जेड एक्सिस पॉइंट ए पे था, पॉइंट डी पे पहुंच गया। तो ये कौन सा मोशन हो गया? ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को सिंगल पार्टिकल मान के चल रहे थे तो लीनियर मोशन यानी ट्रांसलेशन मोशन थी खाली हमारे पास में। अब जब हमारे पास रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट आ गया, क्या आ गया? रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट आ गया, तो हमने अभी अभी देखा कि इसमें अब लीनियर के अलावा भी एक मोशन और आ जाएगा। तो पहला मोशन तो ट्रांसलेशन रहेगा ही रहेगा। इसमें क्या रहेगा? ट्रांसलेशन तो रहेगा। आपका बाल है, आप उसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो ट्रांसलेशनल मोशन तो हुआ ही हुआ है इसमें। दूसरा मोशन इसमें जो इनकॉर्पोरेट होगा उसका नाम होगा रोटेशन। क्या होगा? रोटेशन। तो रिजिड बॉडी में दो तरीके का मोशन होगा, एक होगा ट्रांसलेशन और दूसरा होगा रोटेशन। ठीक है। ट्रांसलेशन दो तरीके का होता है, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन एंड कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन। ये दोनों हम पहले से जानते हैं, है ना। तो अब हम रोटेशन को पढ़ेंगे डिटेल में यहाँ पे, और रोटेशन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, जो रिक्वायरमेंट है, या ट्रांसलेशन और रोटेशन में क्या सिमिलरिटी है, उसको देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। क्लियर? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है ना।
तो हमेशा ध्यान रखना कि अब जब रिजिड बॉडी का क्वेश्चन मिलेगा हमको करने के लिए, तो रिजिड बॉडी का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसका रिजिड बॉडी का मोशन देखना है तो उसको हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। पहला पार्ट क्या देखेंगे, उसका ट्रांसलेशनल मोशन देखेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन ये आपका अलोंग द एक्सिस होता है, कहाँ होता है ये, अलोंग द एक्सिस होगा, यानी डायमेंशनल चेंज होगा, है ना, अलोंग द एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। और दूसरा हम देखेंगे रोटेशनल मोशन, क्या देखेंगे, यानी रोटेशन, दिस इज रोटेशन, ठीक है। अब देखते हैं पहले कि रोटेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो जैसे कि हमने पहले आपको समझाया था कि जो भी रिजिड बॉडी होगा उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जो कि इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे कि उस बॉडी का पूरा पूरा मास उसी बॉडी पे, उसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो, जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते थे, ठीक है। ओके, नाउ अब देखते हैं क्या है प्योर रोटेशन या रोटेशन की डिफिनेशन क्या। तो ट्रांसलेशन की डिफिनेशन हमको पता है, तो सिर्फ हम रोटेशनल मोशन यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी रोटेशन, व्हाट इज रोटेशन। आप लोगों के समझ में रोटेशन क्या हो सकता है, रोटेशन से मीनिंग क्या निकल के आ रही है, एक कॉमन सेंस कॉमन मीनिंग क्या आ रही है आप लोगों के दिमाग में, घूमना, रोटेट घूमना, करना, हाँ रोटेट करना। तो रोटेट में क्या चीज होता है, रोटेट, पंखा अराउंड आपका, इट एक्सिस। हाँ पंखा आपका रोटेट करता है ना, पंखा क्या करता है, रोटेट करता है ना, यस सर। ओके। तो a body is to said to be pure rotation if every particle of the body moves in a circular या in a circle and the center of all the circle lies on a straight line called the axis of rotation, है ना। जैसे पंखा, आप अपने फैन को देखो तो फैन जो होता है वो इस तरीके से बना होता है ना, ठीक है। अब जब फैन आप चलाते हो तो आप इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे नट या लगे होते हैं, जॉइंट होता है, किसी एक मार्क को बना लो तो आप देखोगे जब फैन को चलाओगे और उसको चला के बंद करोगे, जब स्पीड कम हो जाएगी तब आप उसको देख पाते हो। तो आप देखोगे कि वो इस तरीके से ऐसे ऐसे मूव करता है ना। अगर ये पार्टिकल यहाँ वाले पार्टिकल को मार्क कर लो तो आप देखोगे ये पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करेगा, एंड को आप मार्क करो तो एंड आपका ऐसे ऐसे ये पाथ आपका ट्रेस करेगा, ऐसे ऐसे करेगा ना, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को इसको मार्क करके देख लो, किसी भी पार्टिकल को आप देख लो तो वो इस तरीके से आप ट्रेवल कर रहा है ना। तो ये क्या बना रहा है, एक सर्किल बना रहा है, और जिसका इसके सेंटर यानी जहां से इसको आपने हुक किया हुआ है, आपका फैन जहां पे लटक रहा है, ठीक है, उस एक्सिस से अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो यही एक पॉइंट बचेगा जिसकी हर तरफ से डिस्टेंस सेम है ना। So rotation, pure rotation is a motion in which every and each particle of the body moves in a circular path with center at a fixed axis. ठीक है, with center at a fixed axis. तो नोट कर लेते हैं डिफिनेशन को इसके, नोट कर लो। A rigid body is said to be in pure rotation. A rigid body is said to be in pure rotation if every particle of the
moves in a circle and the centers are all the circles lie on a straight line. Called the axis of rotation. ठीक है बेटा? Yes, sir. अच्छा, एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, कभी काम आएगा रीजनिंग वाले क्वेश्चन करने में। ठीक है, पॉइंट क्या बनेगा इसमें? ऑल पॉइंट्स इन द बॉडी all points in the body which are perpendicular to the axis of rotation turn through the same angle in the same time interval। मीनिंग सिंपल है इसका कि अगर पार्टिकल आपका ए यहाँ पे है, पार्टिकल आपका बी यहाँ पे है, अगर ये मूव होंगे किसी टाइम पे, अगर ए आपका यहाँ आ जाएगा तो बी आपका यहाँ आ जाएगा, और ये एंगल हमेशा सेम होगा, है ना? ठीक है, इसी को हमने लैंग्वेज में नोट कर लिया खाली। अब क्वेश्चन उठता है कि किसी भी मोशन को, किसी भी डायग्राम को देख करके हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका रोटेशनल मोशन है। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ कैसे आप किसी मोशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो है आपका रोटेशनल मोशन में है। ठीक है, नोट कर लिया इतना? Yes, sir. तो नोट क्या होता है इसमें, कैसे जान पाएंगे? इफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, ज्वाइनिंग एनी टू, बेहतर होगा हम इंटरनल पॉइंट लिखें, एनी टू internal point does not remain parallel to itself, the body
is said to be in a rotation. ठीक है, एक बॉडी ले लिया हमने, कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। इस लाइन पे पॉइंट बी ले लिया, पॉइंट ए ले लिया। इस तरीके से कोई भी 2 पॉइंट ले लें, पॉइंट ए एंड ये सेम बॉडी ही है, शेप मत देखना, वो मेरी इतनी परफेक्ट ड्राइंग नहीं है, ठीक है। मान के चलना इनके शेप सेम ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये इस तरीके से बॉडी आपकी मूव कर गई है और जो ए बी के बीच की जो पुरानी लाइन थी, जो नई लाइन है, अगर ये पैरेलल नहीं है, देखो आप दिमाग में रखो इस चीज को कि आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेवल कर रहे हो और लीनियर लाइन पे है, ये मान लेते हैं आपकी बस है ना, ठीक है। ये पहली विंडो है, ये आपकी दूसरी विंडो है और ये बस ट्रेवल कर रही टाइम के साथ में। तो ये जब बस यहाँ पहुंचेगी तो भी इसकी जो पहली विंडो है, दूसरी विंडो है, इसके बीच की जो लाइन होगी ये क्या होगी, अपने पैरेलल ही होगी, है ना, ठीक है। लेकिन रोटेशन में क्या होगा, अगर बॉडी आपके रोटेट कर रही है तो अगर ये जो दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये आपके सेम नहीं रहेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अपने मोबाइल फोन को या किसी ऐसे चीज को किसी धागे में बांध करके ऊपर टांग दो और टांगने के बाद में अपने मोबाइल को आप मोशन में ले जाओ, उसको मोशन कराओ, ठीक है, मूव कराओ ऐसे ऊपर नीचे ले जा करके, तो आप देख सकते हो उसका एंड और उसके टेल को मिलाने वाली जो लाइन है वो टाइम के साथ में पैरेलल नहीं रह जाती है, मतलब आप रोटेशन करवा रहे हो उसको, ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर। ओके। तो इस तरीके से अगर रोटेशन आपको जानना है तो सिंपल यही है कि किन्हीं 2 पॉइंट को ले लो, उनमें लाइन बना लो और देखो कि वो टाइम के साथ जो है अगर पैरेलल, देखो अब ये कितना भी मूव करे, कहीं भी मूव कर जाए, यहाँ पे मूव कर जाए, इस एंगल पे मूव कर जाए, इस एंगल पे मूव कर जाए, इस बॉडी को चाहे जितना आप रोटेट करते जाओ, है ना, है ना, इधर मूव कराओ दो, इसको मूव कराओ, तो ये क्या बनेगा हमेशा, ये जो लाइन होगी इसके पैरेलल कभी नहीं बनेगी ये, ओके ना। तो सबसे पहले चीज जानना होगा हमको कि मोमेंट रोटेशन में जो हमारा लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन होता है उनमें दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी को जानने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो जानना पड़ेगा हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसको हम इनर्शिया भी कहते हैं ना, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, याद है नहीं याद है? हेलो हेलो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, कहते नहीं है? हाँ जी तो उस सर। चीज को भी यहाँ पे समझेंगे हम कि रोटेशन में इनर्शिया कहाँ से आ गया। तो आपके ट्रांसलेशन में जो रोल आपके मास का होता है
रोटेशन में वही रोल आपके इनर्शिया का होता है। किसका होता है? इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई से लिखते हैं। यहाँ पे मास को एम से लिखते हैं, यहाँ पे आई से लिखते हैं। और आई को जो डिफाइन करते हैं वो आपका एम आर स्क्वायर से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं आई को? एम आर स्क्वायर से। ये सिंपल सी डिफिनेशन है, यहाँ पे समेशन लगा देते हैं इस तरीके से हम, क्योंकि वेरियस पार्टिकल सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे। और ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए आपके शेप पे डिपेंड करेगा, ये आपके साइज पे डिपेंड, तमाम चीजों पे डिपेंड करेगा, ये आगे देखेंगे हम। ठीक है, इसकी वैल्यू। तो जो वहां पे जैसे F इक्वल टू हम एम ए लिखते थे ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे F लिखना होगा तो F यहाँ पे किसी और चीज से लिखा जाएगा, A किसी और चीज से लिखा जाएगा, लेकिन M जो होगा वो I से लिखा जाएगा। अभी आगे देखेंगे F को किससे लिखेंगे, A को किससे लिखेंगे। F को टाउ से लिखेंगे, A को अल्फा से लिखेंगे। ठीक है, वहां पे इक्वल टू एम ए होता है तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको समझना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने पढ़ा है, पहले बताओ क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या समझते हैं आप लोग? तो लेट अस सी बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले नहीं पढ़ा। हाँ, अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई बच्चा समझ जाता है तो उससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो उसको इजीली बना ले जाए। कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आए चैप्टर से, वो करेक्टली बना ले जाएगा। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी वैल्यू है जो कि कई बार एग्जाम में उसको दिया नहीं जाएगा, एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उसको याद हो या उसे निकालना आता हो। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे आपको एबीसीडी आनी चाहिए, आपको लिखने के लिए इंग्लिश 1 2 आना चाहिए, आपको मैथ मल्टीप्लिकेशन या टेबल जानने के लिए, उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाननी चाहिए या इसकी वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए इसके इस चैप्टर के क्वेश्चन बनाने के लिए। तो देखते हैं क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया होती है प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन लीनियर स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, it is measured by the mass of the body. The moment of inertia of a body is a measure of its ability to resist change in its rotation state of motion. देखो, इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है, इसी रिलेशन को समझ लेंगे तो इस चैप्टर के बाद बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं क्या है इनर्शिया। क्या है सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया इज a property of a body. Inertia is a property of a body to resist the change in linear motion, in linear state of motion, in linear state of motion. It is measured by the mass of the body, while
moment of inertia while the moment of inertia I of the body, I of a body is a measure of its ability to resist सर change बॉडी in इज के बाद क्या लिखा है? is a measure of its ability is a measure of its ability to resist change in ठीक है। ये इतना नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, किस पेज चाहिए होगा हमको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, एक बात यहाँ पे और जान लेनी चाहिए हमको थोड़ा, जो पहले बताया भी था हमने। तो क्या है, ये जो लीनियर मोशन में जो रेजिस्ट करता है उसको मास की मेजर करते हैं, है ना, इनर्शिया को। और रोटेशनल में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे। तो जो मास जो रोल आपका ट्रांसलेशनल मोशन में प्ले करता है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका रोटेशनल मोशन में प्ले करेगा। इसको हम नोट नहीं करते हैं, इसको हम जानेंगे, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल about an axis is defined as I equal to mr square. For example, this is mass m, this particle has mass m and distance is r from this axis. This is axis of rotation, ठीक है। तो पार्टिकल के एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर डिस्टेंस r है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो mr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इज डिफाइंड एज mr स्क्वायर, where r is the distance in particularly perpendicular of the particle from the एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये सिंगल पार्टिकल के लिए होगा, क्योंकि रिजिड बॉडी हम पढ़ रहे हैं। तो रिजिड बॉडी क्या होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में आपके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो उसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे डिफाइन करेंगे
moment of inertia for a system of particle, for a system of particle, for a system of particles of masses m1, m2, m3 dot 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 mn at perpendicular distance r1, r2, 3 dot 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 rn respectively from the axis of rotation. Then the moment of inertia is given by I equal to m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 square dot 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 plus mn rn square, or simply this can be written as summation mi ri square. ठीक है, ठीक है। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्चुअल मतलब क्या होता है? मतलब लेमैन्स लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हाँ, उसको? लेमैन लैंग्वेज में ये है, जैसे आप फैन को रोटेट करना चाहोगे, ठीक है, फैन को आप रोटेट करना चाहोगे तो रोटेट करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। हेलो, सर वो अपने आप रोटेट नहीं करेगा, जबकि वो क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है ना। क्या कर रहा है वो हैंग कर रहा है ना फैन, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको तो अपने आप रोटेट करते रहना चाहिए था ना, लेकिन रोटेट करवाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है इस पे। तो ये क्यों हैंग नहीं करता? जब आप करंट सप्लाई बंद कर देते हो तो भी देखते हो कुछ टाइम तक ये मोशन में बना रहता है, ये क्यों होता है? हेलो, आपका टेबल जहां पे पड़ी हुई है वहीं पे क्यों पड़ी सर रहती है? जब इनर्शिया तक, की वजह से। हाँ, जब तक आप उसको पुश ना करो, है ना, जी। टेबल को पुश ना करो जब तक वो, तो लीनियर मोशन में इनर्शिया, इसी इनर्शिया की टेंडेंसी है किसी भी अपने स्टेट में चेंज के अपोज करने को, इसी को हम इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। और ट्रांसलेशन में इसको हम मास से मेजर करते हैं, और रोटेशन में इसको हम एम आर स्क्वायर से मेजर करते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट के, किसी भी चीज को, किसी भी क्वांटिटी को हम आर स्क्वायर से मेजर करते हैं तो हम उसका मोमेंट उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसका मोमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे जब आर से मल्टीप्लाई करें हम, जब टाउ को क्या होता है, ये एफ क्रॉस आर होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, एफ क्रॉस आर। मतलब हम मोमेंट, फोर्स का मोमेंट ले रहे हैं विद अलोंग द एक्सिस ना, टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस आर, ठीक है बेटा। उसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इनर्शिया का मोमेंट ले लिया है। क्या लिखा हमने? इनर्शिया का मोमेंट लिया है, ठीक है, क्योंकि रोटेशन होने जाए। तो लेमैन लैंग्वेज में किसी को हम बता सकते हैं इस तरीके से कि जो भी आपके रोटेशनल मोशन का को अपोज करती है, जो टेंडेंसी है उसकी, उसी को हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ओके, द टेंडेंसी व्हिच अपोजेस द रोटेशनल मोशन, ठीक है, आर द टेंडेंसी व्हिच kept a body, if it is in rotation then in rotation, and if it in a stationary situation
then in a stationary situation is called the moment of inertia. Okay, ठीक ओके है। सर, थैंक यू। जिस तरीके से आप मास को डिफाइन करोगे मोशन के टर्म में, ठीक है, क्या है, मोशन के टर्म में, ठीक है, उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी हो जाएगी। ओके, नाउ दिस can also be written as in integral form. This can also be written as integral form as I equal to integration of r square dm, ठीक है, where dm is mass of a particle and r is perpendicular distance from axis of rotation, na, from axis, perpendicular distance from axis of rotation, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ खास चीजें और हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सिस इंपॉर्टेंट है। अगर इस एक्सिस को चेंज करके यहाँ से यहाँ कर दें हम तो ये चेंज हो जाएगी, है ना। ओके, नोट करते हैं कुछ चीजें, बातें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। वन मस्ट नो दीज प्रॉपर्टीज। नंबर वन, moment of inertia mi is not constant for a body as it depends on the axis of rotation, as it depends on the axis of rotation. Number two, mi depends on the mass of the body the higher the mass, higher is the mi. Mi also depends on सर, हाँ, सर आपने लिखा है हायर द मास हायर द एमआई। सर इसका रिवर्स नहीं होना चाहिए, हायर द मास लोअर द एमआई, नो नो नो, क्योंकि आई इक्वल टू क्या है, एम आर स्क्वायर है ना। यस सर। एम ज्यादा हो जाएगा तो आई ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सर समझ नहीं आया क्या? एम अगर ज्यादा हो जाएगा तो आई ज्यादा हो जाएगा ना। लेकिन सर आपने तो बताया था कि ये अपोज करता है रोटेशन को, तो सर तो कम होना ये चाहिए ना। रोटेशन को अपोज कर रहा है, इसको ऐसे समझो, एक आप प्लास्टिक का फैन ले लो हाथ में अपने, है ना, यस सर। और एक आप आयरन का फैन ले लो, ठीक है, और दोनों पे फूंक मारो, मुझे बताओ कौन सा इजिली रोटेट करना शुरू कर देगा, प्लास्टिक वाला प्लास्टिक या आयरन वाला। वाला, है? प्लास्टिक। क्यों? सर क्योंकि क्योंकि इसका वो मास, लाइटर है। हाँ इसका मास लेस है, तो मास लेस होने की वजह से इसका आई लेस है ना। आई लेस है, इसका मतलब जो रोटेशनल मोशन है उसको प्रिवेंट करने की इसकी पावर कम है ना। ओके सर। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है, mi depends on distribution of
distribution of the mass about an axis. The farther is distributed from the axis, the higher will be the mi, the higher will be the mi. ठीक है। सर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का क्या मतलब है? अब इसको ऐसे समझते हैं कि फैन ले लें, फैन के टर्म में समझते हैं कि एग्जाम्पल ले लिया तो उसी के टर्म में समझेंगे वहाँ, है ना। यस सर। एक फैन ऐसा बनाया जिसके ये वाले पोर्शन को हमने खूब हैवी कर दिया और इस वाले पोर्शन को हमने काफी मतलब थिन कर दिया। एक फैन ऐसा बनाया जिसको ऐसे बना दिया हमने, है ना। और एक फैन ऐसे बनाया हमने। ये 3 फैन बनाए हमने, फैन नंबर 1, फैन नंबर 2 एंड फैन नंबर 3, है ना। ठीक है। अब मुझे इन 3 फैन बताओ कि अगर आप इन पे सेम फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो कौन सबसे पहले मोशन करेगा। ये बहुत हैवी प्लेट है, यहाँ पे साइड पे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने प्लेटिंग की हुई है, ठीक है। बहुत हैवी प्लेट है ये, आगे स्टार्टिंग बहुत पतले हैं, आगे जाके बहुत चौड़े हैं, ठीक है। आगे जाके बहुत चौड़े हैं, ये स्टार्टिंग में पतले हैं। ये हैवी प्लेटिंग यहाँ पे की हुई है हमने, ठीक है। और इसका इन दोनों का जो टोटल मास है, ठीक है, फैन का वो सेम है, तो ये सबसे हल्का हो जाएगा, है ना। तो इस केस को हटा देते हैं, इसको हम पहले देख चुके हैं। हम 1 और 3 में खाली कंपेयर करते हैं, तो इसको 2 कर देते हैं ना, 2 कर दे 1 और 2 में। अब मुझे बताओ कौन सा फैन पहले चलेगा आपके सेम फोर्स से फूंक मारने पर, एनी गेस। क्वेश्चन रिपीट करना। ये 2 फैन है जिसका यहाँ पे स्टार्टिंग में एक का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक में यहाँ पे एंड पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ये आपको बताना है, सेम रोटेशनल फोर्स दिया जाए इसको, तो इसमें से कौन सबसे पहले मूव करेगा। दोनों फैन आपके सामने दे दिया जाए, आपको कहा जाए दोनों को सेम फोर्स से मूव कराना, तो कौन इजिली मूव करेगा, ये वाला कि ये वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला मूव करेगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला मूव क्यों करेगा, इसलिए मूव करेगा क्योंकि इसके जो मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं वो कहाँ है, इस एक्सिस से कम डिस्टेंस पे है ना। यस। कम से कम पार्टिकल एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा I1 इट विल बी लेस देन I2, क्योंकि इसका ज्यादा मास यहाँ पे है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका वो क्या है, टोटल सम है ना, हर पार्टिकल का सम है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा 2 वाले का, 1 वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, इसलिए 1 वाला इजिली मूव करेगा, कम फोर्स पे मूव करेगा, 2 वाला ज्यादा फोर्स लेगा, ठीक है। इसीलिए आप जो फैन वगैरह होते हैं, अगर आप देखो उनको कभी, तो जब भी जो फैन बनाए जाते हैं वो सारे फैन यहाँ पे चौड़े होते हैं साइड में और आगे जाकर के वो पतले हो जाते हैं, ठीक है।
जितने फैन होते हैं वो हमेशा देखो ध्यान से देखना तो ऐसे होंगे वो, ये आगे जाकर के ये यहाँ पे थिन होते जाते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये ज्यादा थिक वो होते हैं, मतलब अबर्थ ज्यादा होती है इनकी, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि कम फोर्स में आपको ज्यादा मोशन मिल जाए। ओके, ठीक है। यस सर। तो जहां कहीं पे आपको इस तरीके की ब्लेड दिखाई पड़े फैन में, तो समझ लेना कि बनाने वाला आदमी समझदार था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई मनस्वी? हेलो, Yes, sir. ये पार्टिकल एक्सिस जितना दूर, मतलब आर की वैल्यू जितनी ज्यादा, आई की वैल्यू उतनी ज्यादा। जितनी ज्यादा इनर्शिया होगा उतनी ज्यादा उसको चलाना मुश्किल होगा, उसको चलाने के लिए उतनी ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको। ठीक है, फोर्थ पॉइंट नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया does not change if the mass number 1 is shifted parallel to the axis. Parallel to the axis of the rotation. Parallel to the axis of the rotation. Is rotated with constant radius about the axis of the rotation. इन दोनों का सिंपल सा मीनिंग है, इनमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि इन दोनों प्रोसेस में जो आपके पार्टिकल थे, जो मास थे, उनकी जो आपके डिस्टेंस है एक्सिस से, वो चेंज नहीं होगी। तो जब m चेंज नहीं हुआ और r भी चेंज नहीं हुआ, तो आई एम आर स्क्वायर भी चेंज नहीं होगा। ओके, ठीक है। ये मास यहाँ पे था, इस मास को यहां से यहां पहुंचा दिया जाए। कहां पहुंचा दिया जाए? यहां पहुंचा दिया जाए। तो एक्सिस यहाँ पे ले आया जाए और मास को भी यहाँ ले आया जाए, है ना। जितना मास में शिफ्टिंग उतना एक्सिस में शिफ्टिंग, तो रिजल्टेंट शिफ्टिंग 0 है, तो इसलिए आई चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें? सिर्फ और सिर्फ आर है। क्या है? आर। अगर आर आप कांस्टेंट रख रहे हो, आप कुछ भी कर डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगी। आर आपका चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। ठीक है, क्वेश्चन है 4 particles each of mass same are kept at 4 corners of the square of the edge. Find the moment of inertia of the system about a line perpendicular to the plane of the square and passing through the center of the axis. इसका मतलब जो सेंटर है यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस जा रही है अंदर की तरफ, है ना। ठीक है, अगर अपने इस पेन पे स्क्वायर के सी पे अपना पेन रखो सीधा, तो आपका सेल जो पेन है वो आपका इसका परपेंडिकुलर एक्सिस बनेगी। ओके, इस एक्सिस के अलांग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है बेटा। यहाँ पे आपकी एक्सिस अंदर की तरफ जा रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है,
आपको ये डिस्टेंस निकालना है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, आपको ये पता है कि ये डिस्टेंस ए है ना, आपको पता है ये डिस्टेंस ए है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है ना। तो आपको पता है क्योंकि स्क्वायर है तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। इस आर को निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि स्क्वायर में ये आर होता है तो ये भी आर होता है और ये इसका डायगोनल बन जाता है। तो ये आर आर कितना हो जाता है, रूट कितना हो जाता है, √2। r√2 हो जाता है। तो मैं नाम दे दूं इसका, ए दे दूं, बी दे दूं, सी दे दूं एंड डी दे दूं। तो इन स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक हो गई है, सी नहीं लिख सकते क्योंकि सेंटर ऑलरेडी हमने लिया हुआ है सी से, है ना। तो इसको डी दे दूं और सेंटर इसको को ई ओ दे कर दो दूं। ना, हाँ? सेंटर कोई को नहीं, ओ कर दो। कोई बात नहीं, सेंटर सी रहना, सी लिखते हैं ना। तो इन स्क्वायर हमको पता है, क्या पता है कि ई बी इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, है ना। तो 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई बी की वैल्यू 2r हो जाएगी। तो ई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर स्क्वायर का मतलब 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2a/2। इसको लिख सकते हैं a/√2। तो r इक्वल टू हो गया आपका a/√2। ठीक है बेटा, r इक्वल टू कितना निकाल लिया हमने, a/√2 निकाल लिया r। ओके, अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। बताओ कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे निकालेंगे। इसको हटा दें, यहां से रिमूव कर दें, आर निकाल लिया, इसको बाकी रिमूव कर दे रहे हैं हम। हमें निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इनर्शिया आई इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ये m पहले मास का इंटू सी ए स्क्वायर प्लस m इंटू दूसरा मास का डिस्टेंस सी बी स्क्वायर प्लस m इंटू तीसरा मास DC स्क्वायर प्लस m इंटू चौथा मास EC स्क्वायर, है ना। ठीक है बेटा, m कॉमन ले लो सारे में से और सी ए स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर, सी बी की स्क्वायर जगह भी आर स्क्वायर, सी डी की स्क्वायर जगह भी आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका 4r स्क्वायर, है ना। अब r की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, a/√2 निकाला हुआ है, इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे m रहेगा। ये इक्वल टू हो जाएगा 4m a²/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2ma², है ना। तो कितना आ गया आपका आई इक्वल टू आ गया आपका 2ma²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका, along the axis perpendicular to the plane passing through the sea, कितना हो जाएगा, 2m² हो जाएगा।